tops of the rectangles of the histogram. So इसमें फिर हम लोगों के 3 पॉइंट्स हैं. नंबर 1, इट इज अ स्मूथ कर्व विदाउट एनी किंक्स. तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी कर्व है उसमें कोई किंक नहीं होता, स्मूथ कर्व ड्रॉ होता है. एंड इट गोज थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन as closely as possible, not necessary from the exact points. Second point is the total area under the frequency curve is proportional to the total frequency. And the third point is that area above any specific class interval and under the frequency curve is proportional to the frequency in that particular class interval. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. तो ये 3 पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए. एंड एज आई सेड, मेरा बैक टू बैक क्लासेस थी. मैं सिर्फ 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगी. जब तक आप ये प्लीज नोट कर लो. एंड आई बी बैक विद इन जस्ट 5 मिनट्स. स्क्रीन आपको विजिबल रहेगा, बट आई वुड रिक्वायर जस्ट 5 मिनट्स प्लीज. Okay, guys, I hope you are done. So, can we start with the next topic? All right. Wait, okay, Pranath, waiting, no problem. Take your time. Okay.
Okay, done. So I hope everybody is done. And the next point, so till now we have discussed histogram, we have discussed frequency polygon, and we have discussed frequency curve. Now, if you want to know something more regarding the data, so then we have to discuss one more concept, that is less than and more than frequency कर्व. उसके लिए हमें लेस देन एंड मोर देन फ्रीक्वेंसी बनानी होगी. अगेन पहले आप आराम से देख लो, उसके बाद मैं आपको लिखने का टाइम दे दूंगी. सो दिस इज द फोर्थ टाइप दैट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज yeah, so this we are discussing about cumulative frequency distribution. So first we will calculate cumulative frequency. जिन्होंने स्टैट्स पढ़ा है उनको पता होगा क्यूमुलेटिव क्या होता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगी. And along with this we will do cumulative frequency कर्व. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ऑजिव भी बोला जाता है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज ऑल्सो टर्म्ड एज ऑजिव. आपने बहुत जगह डाटा सुना होगा कि बिलो 25%, सपोज दैट बिलो 25% ज्यादा लोगों को इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है कोरोना. या फिर अगर हम मार्क्स की बात करें, देन देयर आर, सपोज वी वांट टू नो दैट देयर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनके मार्क्स अबव 25 हैं आउट ऑफ 50 इफ वी से. तो ये जो लेस देन और मोर देन की जो हम बात करते हैं ना, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आता है. कितने प्रपोर्शन इससे कम है, कितने प्रपोर्शन इससे ज्यादा है, उसके लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डिस्कशन करना होता है. I'll first take the example and then it will be more clear for you. जैसे हमने क्लास इंटरवल, अगेन मैं आपका सेम क्लास इंटरवल ले रही हूँ जो हमने मार्क्स वाला लिया था ना इससे पहले, सेम क्वेश्चन ले रही हूँ. सो क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and 20 to 25. So this class interval says the marks that lies between 0 to 5. Frequency is that there are 5 students whose marks lie between 0 to 5, 9 students whose marks lie between 5 to 10, 8 whose marks lie between 10 to 15, and 3 for between 15 to 20, and 5 for between 20 to 25. Now suppose we want to know that how many students are there whose marks are less than 10. How many students are there whose marks are less than 10? तो इसमें हमें जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी होगी वो लेस देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा. लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब लेस हम जब भी कंसीडर करते हैं ना, तो लेस हम अपर एंड के पर्सपेक्टिव से कंसीडर करते हैं और हमारा इसमें एडिशन होता है. सो फर्स्ट का होएगा 5, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स हैविंग लेस देन 5 मार्क्स. 5 मार्क्स क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये अपर लिमिट है इस क्लास इंटरवल का वो 5 है. तो देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु हैव मार्क्स लेस देन 5. देन देयर आर, फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 9. ये 9 होता है हमारा नेक्स्ट क्लास इंटरवल का नंबर. सो इसमें हम प्लस 9 करेंगे, इट विल बी 14. सो दिस 14 सेज दैट देयर आर 14 स्टूडेंट्स whose marks are less than this 10. 14 students whose marks are less than 10. तो जब भी हम लेस देन की बात करते हैं, जब भी हम लेस देन बोलते हैं, तो लेस देन हमेशा हम अपर एंड ऑफ द क्लास इंटरवल के एस्पेक्ट से बोलते हैं. upper end of the class interval. Similarly, how many students are there whose marks are less than 15? That will be 14 plus 8. So that is 22. Then how many students are there whose marks are less than 20? तो उसी तरीके से हम ऐड करते जाएंगे इसको, and this will be in the end जो हमारा total observation है 30, वो 30 हमारा यहाँ आ जाएगा. अब इस 30 का क्या मतलब है? How many students are there whose marks are 25 or less than 25? तो हमारा जो अपर लिमिट होता है ना, कल मैंने आपको बताया था कि इस बुक के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हमारा कोई नंबर 5 है तो वो जो 5 मार्क्स है वो हमें 0 to 5 में ऐड करते हैं. कोई जो हमारा 10 मार्क्स है हम 5 to 10 में ऐड करेंगे. इसीलिए हम बोल रहे हैं दैट द स्टूडेंट्स हैविंग 25 और लेस देन 25 मार्क्स आर 30. तो ये हमारा ऐसे हमारा लेस देन फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनता है. सिमिलरली जब हम लोग बोलते हैं कि अब हमें ये जानना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर अबव 15,
तो अबव 15 के लिए हम मोर देन कर रहे हैं. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर मोर देन 15, so that will be more than frequency, that is CF हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहां से हम इसका फिर नीचे से एडिशन स्टार्ट करेंगे. सो देयर आर 5 स्टूडेंट्स. अब जब भी हम मोर देन लेंगे ना तो हम लोग लोअर लिमिट के एस्पेक्ट से बात करेंगे. व्हेनेवर वी आर टेकिंग मोर देन, हम लोअर लिमिट, मतलब अब हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर मोर देन 20, हुज मार्क्स आर मोर देन 20. यही चीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. मोर देन की जब भी बात होती है तो वो मोर देन हम लोअर एंड ऑफ द क्लास इंटरवल से बोलते हैं. lower end of the class interval. So there are 5 students whose marks are above 20. क्योंकि 20 तो अब हमारा ऊपर वाले उसमें आ गया है ना, तो यहाँ पे हम above 20 बोलेंगे. Similarly, how many students are there whose marks are above 15? तो इसमें हम अब ये +3 ऐड कर देंगे यहाँ पे. सो दिस वुड बी 8. तो हम जब मोर देन कैलकुलेट करते हैं तो वो मोर देन हम नीचे से एडिशन स्टार्ट करते हैं. सो देन इसमें फिर हमारा नेक्स्ट हो जाएगा हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर अबव 10. सो वो फिर हम कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी 16. एंड सिमिलरली ऐड होते हुए हमारा यहाँ पे लास्ट नंबर आ जाएगा, दैट विल बी 30. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हुज मार्क्स आर मोर देन 0? देयर आर 30 स्टूडेंट्स whose marks are more than 0. तो इस तरीके से हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया जाता है. इस टेबल को हमें प्लॉट कैसे करना है, मतलब हमको लेस देन ऑजिव, लेस देन ऑजिव मतलब हो जाता है लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैसे ड्रॉ करना है, और मोर देन ऑजिव कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पेज पे डिस्प्ले करूंगी. और ये जो 2 ऑजिव्स बनेंगे ना हमारे, लेस देन वाले और मोर देन वाले, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा मीडियन होता है. तो इस तरीके से हम इजीली मीडियन पे पहुंच सकते हैं. आप एक बार इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद प्लॉटिंग कैसे करनी है, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, दैट आई विल टेल इट टू यू. लेट मी नो व्हेन यू आर डन राइटिंग दिस. अगर इसमें किसी को कोई डाउट है प्लीज पूछ लो, अनम्यूट कर लो, मैसेज कर दो. इफ देयर इज एनी डाउट ओवर हियर, कोई भी चीज समझ नहीं आई है, कुछ भी रिपीट करना है, प्लीज आस्क मी. इफ यू आर डन राइटिंग यू कैन मैसेज डन. ऑल राइट. एनी नॉन स्टैट स्टूडेंट्स? आज की क्लास में कोई नॉन स्टैट स्टूडेंट है? मैं उसी तरीके, यस गौरव आई एम वेटिंग, नो प्रॉब्लम. उतना ही फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. अगर ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि 4-5 बच्चों ने शायद लीव कर दिया है, तो वेयर आर माय स्पेक्स. तो अगर कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों ने जिनके पास स्टैट्स नहीं था और वो, सो नयन यू आर देयर, फाइन. सो आई विल बी टीचिंग फ्रॉम बेसिक्स. आई विल जस्ट गेट माय स्पेक्स. ओके दिया. सो नयन, दिया, अगर आप लोगों को कहीं पे प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैं सब बेस से ही बता रही हूँ. ओके, सो गौरव, वी आर वेटिंग. लेट अस नो व्हेन यू आर डन. टेक योर टाइम. All right, Gaurav. So now let us plot this. Okay. So जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो जैसे कि हमने बोला है, मैं लिख भी देती हूँ, जैसे हमने यहाँ लिखा है ना कि हम जब भी लेस देन के बारे में बात करते हैं तो हम लेस देन 0 एंड मोर देन 25 कंसिडर करेंगे. नहीं, लेस देन 0 एंड मोर देन 25 क्यों कंसिडर करेंगे ऋषभ? जब हम लेस देन की बात करेंगे तो 0 से लेस तो हो नहीं सकता. जब भी हम लेस देन की बात करेंगे तो हम अपर एंड को कंसिडर करते हैं. तो लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25. और जब भी हम मोर देन की बात करेंगे तो उसमें हम लोअर लिमिट को कंसिडर करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा मोर देन 25, मोर देन 15, मोर देन 10. ऋषभ, कोई डाउट है? मैम उसके बाद फिर वो ज्वाइन भी तो करेंगे हम एक्स एक्सिस से, इसलिए 0 की कह रहा था मैं. वॉइस स्लो है, एक मिनट. हाँ जी, आप बोलिए, क्या कह रहे हो? मैम मैं 0 कंसीडर, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी ना अगर मैम हम इन्हें कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं एक्सिस से. किसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी? लेस देन 0 की और मोर देन 25 की.
अगर हम लोगों को डाटा गिवन नहीं है उस चीज का, अब देखो 0 to 5 की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हम इन एनी केस 0 पे ही ज्वाइन कर देंगे। 20 to 25 के बाद अगर हम लोगों का डाटा ही गिवन नहीं है तो उसको हम जनरली एसिम्टोट करके छोड़ देते हैं। एसिम्टोट होता है कि हम लोगों का जो एसिम्टोट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस को ऐसे कवर कर लेता है, एनवेलप कर लेता है, वो टच नहीं करता। पर अगर हम लोग इसमें इतना, आपके सिलेबस में इतना हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है, अगर हम इसमें ऑगिव डिस्प्ले कर रहे हैं जिसमें हमारी ओपन एंड क्लास है तो हम उसको एसिम्टोट करके छोड़ते हैं। अगर ओपन एंड क्लास नहीं है तो क्योंकि ये हमारा फ्रीक्वेंसी कर्व ही बन रहा है तो हम जो रैंडम अपना फ्रीक्वेंसी कर्व स्मूथ कर्व ड्रॉ करते हैं ना, तो वो वाला स्मूथ कर्व भी हम लोग ऐसे टच नहीं करते हैं अगर उसका हमारे पास डाटा नहीं है तो इसलिए हम ये लेस देन 0 और मोर देन 25 कंसिडर नहीं करते हैं। जिसका डाटा नहीं है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको हम ऐसे ही ओपन छोड़ेंगे। जिसका डाटा है वो हम टच कर देंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो अब जैसे हम लोग बोल रहे हैं इसमें कि प्लॉटिंग के एस्पेक्ट से बता रही हूँ। जैसे हमने बोला लेस देन के लिए अपर एंड करते हैं, तो जब भी हम लोग प्लॉट करेंगे, वेन एवर वी आर गोइंग टू प्लॉट इन द कर्व, सो जब भी हम लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे वो हम अपर एंड पे प्लॉट करेंगे। सो वेन एवर वी आर प्लॉटिंग लेस देन cumulative frequency I'm writing as CF. Whenever we are plotting less than CF, they are plotted against the upper end of class interval. इन सबके लॉजिक है बच्चे, अगर किसी को लॉजिक समझ नहीं आए कि ऐसे क्यों कर रहे हैं तो आप प्लीज लॉजिक मैं रिपीट कर दूंगी। एंड सेकेंड, जब भी हम लोग मोर देन CF की बात करेंगे, मोर देन CF मतलब मोर देन ऑजिव की बात करेंगे, दे आर प्लॉटेड अगेंस्ट का मतलब है कि एक्स एक्सिस पे हम किसके अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, अगेंस्ट द लोअर एंड ऑफ क्लास इंटरवल। सो देयर कैन बी टू टाइप्स। ये तो हो गया हमारा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है और मोर देन भी। अब जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे, सो दिस वाज फोर्थ थिंग। फिफ्थ, we need to discuss about cumulative frequency graphs which are termed as ogives. So these ogives can be of two types. Number one, there can be more than ogive, and there can be less than ogive. अब जो हमने ऊपर मोर देन और लेस देन किया है ना, उसी को मैं प्लॉट करूंगी। पर उसको प्लॉट करने के लिए मैंने ये जो भी लिखा है इसको मैं रब करूंगी, क्योंकि मैं टेबल को ऊपर देखते देखते आपके सामने प्लॉट करना चाहती हूँ। तो आप इसको लिख लो। सिर्फ अभी मैंने 2 लाइनें ही लिखी है। इफ यू आर डन, लेट मी नो यू आर डन। आई एम गोइंग टू रब दिस एंड आई यूज द अबव टेबल। Okay. Anybody who wants me to wait, you can write W. Otherwise, I'm rubbing this off. Okay, Arav, waiting. Let us know when you are done. Yes, waiting, Deepshika, no problem. आराम से टाइम लेके करो, कोई जल्दी नहीं है. And people who already know, they can start plotting. फिर आप कंफर्म कर सकते हो कि क्या आपने सही किया है या नहीं. Okay, Manisha. Okay, Deepshika. Waiting for Arav. All right, Arav. So I'll just rub this. So again, on the x-axis, we are going to take the variable. And y-axis, we will take the frequency. So y-axis is frequency, x-axis is marks,
मार्क्स हमको अगेन 0, 5, 10, 15, 20 एंड 25। अब हमको यहाँ पे प्लॉटिंग करनी है, जैसे हमने लिखा था जब भी हम लेस देन की बात करते हैं तो हम अपर लिमिट लेते हैं। तो अब आप ये फर्स्ट वैल्यू देखिए, अभी हम लेस देन ऑजिव बना रहे हैं, तो ये जो 0 to 5 वाला क्लास इंटरवल है, यहाँ पे हमारे लेस देन में फ्रीक्वेंसी है 5, तो यहाँ पे हमारा अपर लिमिट ऑफ द क्लास है 5। तो इस 5 को, ये जो 5 हमारा क्लास इंटरवल में है, हमें ये जो 5 फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं लिखी, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं फ्रीक्वेंसी भी लिख लेती हूँ एक बार। सो दिस इज 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। तो ये जो हमारा 5 फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा अपर लिमिट ऑफ द क्लास के साथ आना चाहिए। सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी। मैं सिर्फ पॉइंट्स बना रही हूँ यहाँ पे। सो दिस इज आवर पॉइंट, से आई मेक इट विद अ बिग डॉट। सो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्लास इंटरवल। नेक्स्ट हमारा जो आता है दैट इज दिस 5 to 10 लेस देन ऑजिव बना रहे हैं, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब 14 हो गई है। तो अब इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 के लिए हमें अपर लिमिट के अगेंस्ट प्लॉट करना है। अपर लिमिट हमारे पास यहाँ पे 10 एग्जिस्ट करती है, तो 10 के अगेंस्ट हम 14 प्लेस करेंगे। सो दिस इज 10 ऑन आवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 14 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा। सो दिस वुड बी दी फॉर द सेकेंड क्लास इंटरवल। ऐसे ही हम लोग जब थर्ड कंसीडर करेंगे तो थर्ड में हमारा लेस देन कर्व आता है, ये 22 वाली फ्रीक्वेंसी, और इसका अपर एंड है हमारा 15। तो फिर हम लोग 15 के अगेंस्ट 22 प्लॉट करेंगे, दैट विल कम समवेयर ओवर हियर। दिस विल बी 22। आप लोग मेजर करके कर लेना, मैं भी ऑलमोस्ट उसी हिसाब से कर रही हूँ। एंड देन नेक्स्ट इज 25। 25 लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में अपर लिमिट जो हमें कंसीडर करनी है दैट इज 20। तो 20 के अगेंस्ट हम लोग 25 प्लॉट करेंगे। सो दिस वुड बी हियर आई थिंक। एंड देन नेक्स्ट इज 30, एंड ये 30 हमारा 25 के अगेंस्ट प्लेस्ड होगा। सो 25 एंड दिस इज 30। जब हम ऐसे कर्व्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, सो दिस विल गिव अस स्मूथ कर्व, हमें एक ड्रॉ करना है। सो ये हमें एक लेस देन ऑजिव प्रोवाइड करेगा। दिस इज टर्म्ड एज लेस देन ऑजिव। अब यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है 0 to 5 के यहाँ के बीच में, तो हम इसको अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर हमारे पास कोई वैल्यू, क्योंकि हम तो लेस देन 0 एज ऋषभ सेड, जब हम लेस देन ऑजिव क्रिएट करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसमें हम 0 की प्लॉटिंग कर सकें, तो इसलिए अभी हम इसको टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट अब हम मोर देन ऑजिव ड्रॉ करते हैं। आप लोग साइड बाय साइड प्लीज, यू कैन ड्रॉ, नाउ यू नो द प्रोसेस। तो जब हम मोर देन ऑजिव ड्रॉ करेंगे, आई विल ड्रॉ इट विद पर्पल पेन। यस, सो जब हम मोर देन ऑजिव ड्रॉ करेंगे, अगेन हम यहाँ पे लेंगे कि हमारा कितने हाउ, जब हम मोर देन, सो दिस इज मोर देन 0 आएगा ना यहाँ पे। आप एक बार प्लीज स्क्रीन पे देख लीजिए, ये जो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, हमारा फर्स्ट नंबर आ रहा है 30। हमने ऊपर आपने नोट्स में लिखा है कि जब भी हम मोर देन प्लॉट करते हैं तो हम लोग लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल लेते हैं। इसका मतलब ये जो हमारा लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल यहाँ 0 पे है, और हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर whose मार्क्स आर अबव 0, दैट इज 30। तो यहाँ पे हमारा y एक्सिस के ऊपर प्लॉट होएगा क्योंकि इसका डाटा हमें गिवन है। ऋषभ, आई होप अब आपको ये थोड़ा क्लैरिटी होगी कि कहाँ पे हम ज्वाइन कर सकते हैं और कहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मोर देन 0 का डाटा फ्रीक्वेंसी हमारे पास है जो कि 30 है, इसलिए यहाँ पे हमारा ये पॉइंट y एक्सिस पे टच करेगा। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वी हैव दैट इज 25। तो ये जो 25 है, यहाँ पे अब हमें लोअर लिमिट लेनी है, मतलब ये 5 लेना है। 5 के अगेंस्ट हमें 25 प्लॉट करना है। सो दिस इज 5 एंड 25, इट विल कम समवॉट हियर। नेक्स्ट अप वी हैव 16 मोर देन में, और मोर देन जब लेते हैं तो हम लोग लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल लेते हैं। सो दिस वुड बी 16 हमें 10 के अगेंस्ट प्लॉट करना है, दैट विल कम समवॉट ओवर हियर। This would be say 16, and next is 8 against 15 जो lower limit है, so this would be 15 के against हमें 8 plot करना है, that will come somewhat over here, and last is 5 जो हमें 20 के against plot करना है। so एक वैल्यू मिस हो गई क्या बीच में? so this is 30, 25, 30, हाँ 20 के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे हम इसको, so 20 and 5।
क्योंकि अब यहाँ पे हमारा मोर देन 25 वाला कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये 20 तक का प्लॉटिंग होएगा एंड वी विल जस्ट जॉइन दिस विद अ स्मूथ हैंड। तो ये हमारा अब यहाँ पे बन गया, दिस इज मोर देन ऑजिव, मतलब मोर देन फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व यहाँ पे बन गया। अब जब हमको ये पता है कि लेस देन, हम लोग इजीली अब बता सकते हैं। देखो अब हमारे डाटा से क्या फायदा हुआ कि अब यहाँ पे हम इजीली ये बता सकते हैं कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 15 से कम है। तो जितने मार्क्स 15 से कम है उसको आप क्या करोगे, प्लीज अगेन लुक एट योर स्क्रीन प्लीज। जितने हमें देखना है कम, लेस देन मार्क्स देखने हैं ना, तो हम लोग ये 15 वाले को ऐसे ज्वाइन कर देंगे लेस देन कर्व पे। और इसको ज्वाइन, आपको ये कर्व ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि इसका यूसेज कहाँ पे है। और यहां से हमें पता चल जाएगा दैट देयर आर अबाउट 22 या 23 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 15 से कम है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि क्लास, अगर हम मार्क्स की बात कर रहे हैं तो हमारा कैसा डाटा कहाँ मूव हो रहा है, पॉपुलेशन किस तरफ इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली अगर हम ये देखना चाहें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर देन 15 है, तो फिर हम मोर देन वाले कर्व से ज्वाइन करके देख लेंगे, ओके देयर आर अबाउट से 8 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स मोर देन 15 आ रहे हैं। सो इस तरीके से ये ग्राफ हम लोगों के लिए इजी कर देता है डाटा को समझना। आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद मुझे इसी ग्राफ में आपको एक और चीज बतानी है, पर पहले आप ये नोट कर लो, उसके बाद मैं इसी ग्राफ में आपको एक और चीज बताऊंगी। आई जस्ट डिस्प्ले फुल पेज, लेट मी नो व्हेन यू आर डन। किसी को कोई डाउट है यहां तक, प्लीज आस्क मी, आई रिपीट इफ देयर इज एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस। ऑल राइट नयन, ओके प्रणत, still I'll wait for 1 minute so that if somebody who is writing they can write down. Done, okay, I think most of you have done. If somebody wants me to wait, you can message wait. Okay, so अब आप इसमें देखिए कि हम लोगों का इसी कर्व में सिर्फ दो चीजें मुझे इंट्रोड्यूस करनी है, ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा। सो इसमें क्या है कि अगर हम सपोज ये पॉइंट, सपोज हम ये पॉइंट बोल रहे हैं यहाँ पे, से दिस इज पॉइंट ए। सो इस ए पॉइंट पे हम लोगों का जो लेंथ होएगा, लेंथ आएगा हमारा वाई एक्सिस से। जनरली हम कभी भी कैसे बोलते हैं, जैसे सपोज ये यहाँ पे इसका लेंथ आ रहा है 30, तो हमारा क्या हो गया, ये वाई एक्सिस है। हम कभी भी जब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना 20 30। तो यहाँ पे ये जो 20 है, 20 मतलब जो चीज हमारी एक्स एक्सिस पे है उसको हम लोग एब्सिसा बोला जाता है, वेयर एज जो चीज हमारी वाई एक्सिस पे है उसको हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट ए है ये डिस्प्ले कर रहा है लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट। लेंथ ऑफ ऑर्डिनेट मतलब देयर आर 30 स्टूडेंट्स, देयर आर 30 स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स से अबव 22 हैं। तो इस तरीके से लेस देन और मोर देन हमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा के बारे में बताता है, जिसके बाद हम लोग डाटा को इजीली समझ सकते हैं। एक तो मुझे ये पॉइंट आपको यहाँ पे बताना था, दूसरा पॉइंट मुझे आपको ये बताना है कि हमारा जहां पे भी ये लेस देन और मोर देन इंटरसेक्ट करेगा, जैसे ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, से दिस इज बी पॉइंट, ये हमारा मीडियन होएगा। दिस विल बी दी मीडियन ऑफ आवर द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के ऊपर लास्ट टाइम आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि आपको बोला गया था, स्टूडेंट्स को बोला गया था लेस देन ऑजिव प्लॉट करना है एंड मोर देन ऑजिव प्लॉट करना है। कल जो हमने डिस्कशन किया था ना इनिशियली, क्लास इंटरवल कैसे चूज करते हैं और वो बेसिक चीजें, तो वहां से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, पर आपके हिस्टोग्राम लेस देन ऑजिव, जहां पे भी लिख रहे हो इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे, हिस्टोग्राम लेस देन ऑजिव, मोर देन ऑजिव और ऑजिव्स को यूज करके मीडियन फाइंड करना, ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। लास्ट टाइम यही क्वेश्चन आया था, लेस देन ऑजिव प्लॉट करो, मोर देन ऑजिव प्लॉट करो और मीडियन निकालो। अब देखो इस केस में जब हम मीडियन पे आएंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, आप इस डाटा को यूज करके मीडियन निकाल सकते हो। तो पर आप एक चीज देखो ना, अगर हम लोगों के पास डाटा इजीली अवेलेबल है जो कि हमारा ग्राफिकल फॉर्मेट में है, तो हम इतना लंबा फॉर्मूला क्यों यूज करें? हम लोग तो डायरेक्टली ग्राफ से ही इंटरसेक्ट करके निकाल लेंगे ना कि हमारा मीडियन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, मीडियन मार्क्स हमारे कितने हैं,
और मीडियन हमारा कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, वो हम यहाँ डायरेक्टली ग्राफ से देख सकते हैं। क्यों हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करेंगे? चलो ये तो हम लोगों के 5 या 6 क्लास इंटरवल हो गए, कैलकुलेशन कर भी लेंगे। अगर हमारे पास 50 सपोज हमारे पास 50 ऑब्जर्वेशंस नहीं, सॉरी, सपोज ये जो हमारे क्लास इंटरवल्स हमने 5, 10, 15 लिखे हैं, मान लो ये हमारा 50 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, तो हमें कितनी लंबी मीडियन की कैलकुलेशन करनी पड़ जाएगी? क्यों करें इतनी कैलकुलेशन? तो टाइम सेव करने के लिए ग्राफ्स का यूज किया जाता है। इसीलिए आपको एग्जाम्स में भी यही बोला जाता है कि लेस देन ऑजिव प्लॉट कीजिए, मोर देन ऑजिव प्लॉट कीजिए, और उसका मीडियन क्लास विद द हेल्प ऑफ लेस देन एंड मोर देन ऑजिव निकालिए। तो जब भी आपका ये 2 क्वेश्चन इकट्ठे ज्वाइन होके आए, कृपया करके मीडियन का फॉर्मूला मत लगाइएगा, डायरेक्टली आप इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से मीडियन फाइंड कर सकते हो। So this is what I wanted to tell you. This is the final usage of all the graphs that we have discussed. कि हमने कितना, आप देखो हमने कितना सिंप्लीफाई काम करके अपना डायरेक्टली हमने मीडियन निकाल लिया। इस तरीके से हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टैटिस्टिक्स में, रिसर्च में, एनालिसिस में हेल्प करता है। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन एनीथिंग अबाउट दिस, मैं आपको कोई एज सच नोट्स नहीं दे रही हूँ इसके। सो इफ यू वांट टू राइट डाउन एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन योरसेल्फ। आई एम जस्ट गिविंग यू 1 minute to write down. Then we'll move to the last part of this chapter, and that is also an important part. तो जो आपके questions हैं इस chapter से, वो यही graphical representation associated आते हैं। मैम, Yes. I had a doubt about it. जैसे ये ऑजिव होते हैं, these are free hand curves, so मीडियन की भी तो एस्टिमेटेड वैल्यू आएगी ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ सकती? हाँ, अगर आपने एग्जैक्ट मेजर करके बनाया है, देखो कभी भी हमारा क्या आता है ना, मीडियन क्लास के बारे में पूछा जाता है कि हमारी मीडियन क्लास कौन सी है, तो उस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी तो हम लोगों को पता होती है ना। एंड अगर आप लोगों ने, आपने जैसे मैंने तो अभी ये रैंडम बना लिया ना, कि रैंडम मैंने ले लिया 5, 10, 15, पर जब आप लोग बनाओगे तो आप लोग तो प्रॉपर ग्राफ पे बनाओगे, तो प्रॉपर ग्राफ पे जब मेजर करके बनाओगे तो उस टाइम पे तो आपका एक वैल्यू आएगा ना। So ogive are like straight lines or freehand curves? No, they are freehand curves, but you will, even then you will get a point. जैसे हमने यहाँ पे a पॉइंट मेजर किया है, तो जो मेरे डायग्राम में आ रहा है वो 30 आ रहा है, तो कर्व का भी पॉइंट तो आएगा ना, ये 20, 30 कुछ ना कुछ पॉइंट तो आएगा कर्व का भी। एक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, ये जहाँ पे इंटरसेक्शन बी हो रहा है, इस बी इंटरसेक्शन पे एक पॉइंट तो होगा, एब्सिस और ऑर्डिनेट तो आपका आएगा ही ना। हाँ जी मैम, हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। मैं देखती हूँ, अगर लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन मुझे मिल गया ना तो अभी हम डिस्कस कर लेंगे, मुझे मिल जाना चाहिए। जस्ट 1 second. In the meantime, if you want to write this down, you can write this, because it's better that we discuss questions also side by side. Yes. Oh, मुझे मिल तो गया था, but unfortunately I have deleted that. लैपटॉप में देखूंगी, एक बार ये टॉपिक खत्म हो जाए, लैपटॉप में मिल जाना चाहिए मुझे। Okay, so now we are moving to the last part of this chapter, that is the frequency distribution associated with unequal class interval. अच्छा, ये चीज शायद आप लोगों ने 12th क्लास में नहीं की होगी, वैसे तो हमारा 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे जिन लोगों ने स्टार्ट किया है उनके लिए भी प्लीज पे अटेंशन। सो दिस इज अबाउट diagrammatic representation. This is your last part, which I think is 6th part in diagrammatic representation of a frequency distribution with unequal class interval. तो पहले मैं आप लोगों का डाटा लिख रही हूँ, आप लोग चाहते हो तो आप लोग भी साइड बाय साइड डाटा लिख लो इसका। दिस इज क्वाइट लॉन्ग डाटा, सो मैं थोड़ा सा इसका जूम करके ही लिखूंगी। सो दिस इज क्लास इंटरवल 0 to 8 to 11, 11 to 13, 13 to 15. Okay, so these are your class intervals. Now, as you can see that these class intervals, इनका width same नहीं है। जो हम rectangles की बात करते हैं ना हिस्टोग्राम में, तो इनका breadth तो same नहीं आया है।
तो अब हमें इसको प्लॉट कैसे करना है? सपोज ये डाटा जो हमें गिवन है, ये डाटा हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का गिवन है, कितने लोगों की एक्सपेंडिचर 0 to 8 के बीच में लाई करती है सपोज। तो आई जस्ट राइट दी फ्रीक्वेंसी ऑल्सो 27, दिस इज 54, ऑल राइट। नाउ सपोज दैट यू हैव अ क्वेश्चन विच सेज कि आपको इसको हिस्टोग्राम में प्लॉट करना है। बट अब हिस्टोग्राम में हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे? क्योंकि हिस्टोग्राम में प्लॉट करने के लिए तो हमें यही बोला गया है ना कि जो हमारा, रिमेंबर द प्रॉपर्टीज ऑफ द हिस्टोग्राम जो हमने आज सवेरे डिस्कस की थी, दैट देयर शुड बी अ प्रोपोर्शन। जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है दैट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू दी फ्रीक्वेंसी। आई होप यू गाइज रिमेंबर, हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे हिस्टोग्राम एसोसिएटेड। पर जब हम लोगों का ये ब्रेथ ही चेंज हो गया तो फिर हम उस प्रपोर्शन को कैसे मेंटेन करें? जो हमने बोला है दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी इन प्रपोर्शन विद द फ्रीक्वेंसीज। जो सवेरे वाले एग्जांपल में हमारा जो था क्लास इंटरवल का जो बिट था वो 5 था। सो उस चीज के लिए, क्योंकि अब हमें प्रपोर्शन सेम रखना है, हमें एक ऐसा हिस्टोग्राम बनाना है। देखो स्कूल में क्या कराते हैं ना, स्कूल में आप लोगों को ये बोलते हैं कि अगर हमारी क्लास इंटरवल का विड्थ या जो ये क्लास इंटरवल है, ये इसका जो विड्थ है, ब्रेड्थ है, अगर ये डिफर कर रहा है तो क्लास इंटरवल को कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम क्लास इंटरवल को नहीं कन्वर्ट करेंगे। उसका रीजन ये है, रिसर्च पर्पसेस के लिए अगर हम लोगों को कुछ ऐसा एनालाइज करना है कि 0 to 8, सपोज दैट how many, what is the literacy rate between the in the students or in the kids, in the children between the age group of 8 to 0 to 8, 8 to 11, 11 to 13, देन 18 to 21। तो ये हम लोगों का कुछ ना कुछ तो हम लोगों को प्रैक्टिकल रेफरेंस है ना, जब भी तो हमने ये एज ग्रुप ऐसे क्लासिफाई किए हैं। तो क्योंकि हमको इन्हीं एज ग्रुप से एसोसिएटेड अपना एनालिसिस करना है, तो हम इसमें क्लास इंटरवल चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी हम इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि हमारा प्रपोर्शन मेंटेन रहे। सो आई रिपीट माई सेल्फ, हम लोग यहाँ पे एक ये एफ डैश, हम लोग फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करेंगे, एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी डिटरमिन करेंगे इस तरीके से कि सपोज अगर 0 to 8 में 27 फ्रीक्वेंसी है ना, तो उसको हम ऐसे कन्वर्ट करें कि इसका प्रपोर्शन डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बट हम एक इक्वालिटी के साथ हिस्टोग्राम ड्रॉ कर सके। तो प्रपोर्शन हम लोगों को सेम रखना है। तो उसका हमारा जो एडजस्टमेंट फैक्टर होता है दैट इज एफ डैश निकालने के लिए इट विल बी फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, डिवाइडेड बाय द क्लास इंटरवल, द विड्थ ऑफ दैट क्लास इंटरवल। हमको ये फैक्टर लगाना होगा फॉर ईच क्लास, फॉर ईच क्लास सच दैट कि हम लोगों का प्रपोर्शन सेम रहे, सच दैट जो हमने हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टीज सुबह डिस्कस की थी वो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो सके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। मैं आपको एक दो सॉल्व करके दिखाती हूँ, फर्स्ट और सेकंड, और उसके बाद आगे आप लोग सॉल्व कीजिएगा, देन विल डिस्कस द सॉल्यूशन। सो एफ डैश फर्स्ट वाला कैसे निकलेगा हमारा, हमारा इसमें कितने केसेस आ रहे हैं, 0 to 8, सो देयर आर 8 केसेस। सो दिस वुड बी 27 फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने कल डिस्कस किया था इस बुक के अंदर जो अपर लिमिट है 8, वो हम उसी क्लास इंटरवल में लेते हैं अपर लिमिट, लोअर लिमिट नहीं लेते। तो इसमें हमारे 8 क्लास इंटरवल इसमें अगर हम लोगों का इंक्लूडेड है ऑब्जर्वेशंस। सो 27/8 दिस वुड बी 3.375। सिमिलरली 54 के केस में हमारे कितनी वैल्यूज हो जाएंगी, 9 10 11 3। सो दिस वुड बी 54 डिवाइडेड बाय 3, जो विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल है दैट विल बी 18। Similarly, we will have 34 divided by 12 13, that is 2, which is 17। आप लोग कैलकुलेट कीजिए इसको and then we'll discuss the solution. I am also writing side by side. Please calculate and then we will plot this, and that will be the end of this chapter. (46 divided by 2, 23).
Okay. Guys, I have written down the answer, but you can take your time, solve and match. Then we will discuss the histogram of this. Can you guys confirm once on the chat that it is clear to you how and why we have adjusted this frequency? अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है तो प्लीज एक बार सी लिख दो या क्लियर लिख दो. How, both the things, how and why are we converting this frequency? Okay, dear. All right, thank you. Thanks. So when you guys are replying mode, तो हम लोगों का थोड़ा motivation बना रहता है. Otherwise it's very, कभी बोल के देखना laptop के सामने, it's very difficult. Please explain again. All right, Arav, I will explain again. You want me to explain the entire thing या formula या क्या explain? What do you want me to repeat? एंटायर थिंग. ऑल राइट. तो मैंने आपको ये बोला है कि क्लास इंटरवल जैसे आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, क्लास इंटरवल हमारे अलग अलग है. फर्स्ट क्लास इंटरवल में हम लोगों का 8 ब्रेथ आ रहा है. सेकंड में हम लोगों का 3 ब्रेथ आ रहा है. थर्ड में हम लोगों का दो गैप आ रहे हैं क्लास इंटरवल में, ब्रेथ विथ कुछ भी कह लो आप उसको. सो हमारा अब हमको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है जो हम लोगों ने 12th क्लास तक किया था. 12th क्लास तक हम क्या करते थे, हम एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते थे और उस एडजस्टमेंट फैक्टर के बेसिस पे हम लोग क्लास इंटरवल को इक्वल कर देते थे. ओके पार्थ, आई जस्ट सी द कैलकुलेशन, माय कैलकुलेशन कैन आल्सो बी रॉन्ग. सो उसको हम लोग उसके इक्वल क्लास इंटरवल्स को इक्वल कर देते थे. बट अब क्योंकि हमने अपनी रिसर्च कुछ ऐसे करनी है कि हमें अपने क्लास इंटरवल्स नहीं छेड़ने, हमें जो भी पॉलिसीज बनानी है वो हमें इसी बेसिस पे बनानी है कि इस क्लास इंटरवल में कितने फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है. तो क्योंकि हिस्टोग्राम की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि हम लोगों का जो टोटल एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल है, मैं आपको एक बार ना प्रॉपर्टीज भी दिखा देती हूँ जो हमने सुबह लिखी है. वेयर इज दैट? Yes, so we have written these two properties that area of each triangle is proportional to the frequency of that class interval. तो हमें इन प्रपोर्शन चेंज करना है, हमें ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐसे एडजस्ट करना है कि एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल प्रोपोर्शनेट ही रहे उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए. तो इसलिए हम लोगों ने, और ये भी हमें देखना है कि जो टोटल एरिया है अंडर ऑल द रेक्टेंगल्स दैट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्रीक्वेंसी. तो हम लोग इस केस में एक एडजस्टमेंट फैक्टर यूज करते हैं. दैट एडजस्टमेंट फैक्टर इज दिस, वेयर इज दैट? Yeah, that adjustment factor is f divided by ci. तो हम लोगों का 0 to 8 में कितनी proportion of the values lie कर रही हैं? 3% कर रहा है, 18% कर रहा है, 17% कर रहा है, तो कितनी proportion lie कर रही हैं, इसलिए हम लोग ये frequency को convert करते हैं. Arav, is it clear how and why is it converted? All right. So Parth is saying that 21 average. Okay, so what is 2134 divided by 3? Yes, Arav, it is 11.3. अच्छा, तो अब आप लोग क्या देखोगे ना कि हमारा जो ये फ्रीक्वेंसी का टोटल आएगा और इस ये जो चेंज्ड फ्रीक्वेंसी है या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है, इसका जो टोटल आएगा ना ये डिफर करेगा क्योंकि हमने तो प्रोपोर्शनेटली चेंज किया है. आप कैलकुलेट करके देख लेना, दिस वुड बी डिफरेंट. सो नाउ दिस इज क्लियर. वुड यू गाइज लाइक टू ड्रॉ हिस्टोग्राम फर्स्ट? क्या आप लोग पहले ट्राई करना चाहते हो हिस्टोग्राम एंड देन आई विल डिस्प्ले व्हाट इज द हिस्टोग्राम लाइक? डू यू वांट टू गिव अ ट्राई since we have discussed now a lot of graphs? Okay, so I'm waiting. You can let me know when you are done with the histograms. I mean the drawing of this part. प्रॉपर ऐसे मेजर मत करना. क्लास इंटरवल बस यही रखना जो क्लास इंटरवल इसमें लिखा हुआ है. क्लास इंटरवल हम चेंज नहीं करेंगे.
Tanmay, you have raised your hand. Any doubt? No, ma'am, the hand was raised by mistake. Okay. All right, Gaurav. Let's just wait for 2 minutes for others also. Hmm. All right, Dia. So I'm just opening a document. Yeah. So this data I have taken from your Nagar and Das from your referred textbook. All right, Nayan. Now you guys can confirm that you have drawn the same data or not. You can just confirm for yourself. Yes, all right, great, Rishabh. So मैंने इसके अंदर लिख दिया है फॉर ओके सेम दैट्स नाइस दिया. सो दिस इज योर 0 to 8 फ्रीक्वेंसी 3.37. अब देखो मैं इसमें आपको एक चीज दिखाती हूँ कि इसमें जब हम स्मूथ कर्व बोलते हैं ना. ऑल राइट दीपशिका, तो आप ये चीज देखोगे कि हम लोगों ने यहाँ पे ये वाला जो 11 पॉइंट जहां पे आ रहा है, देखो मैंने मार्क किया यहाँ पे. ओके गुड संजू. तो यहाँ पे हमने क्योंकि हमने ये फ्री हैंड कर्व ड्रॉ किया है तो ये हमारा इस पॉइंट से मूव नहीं हुआ. दिस इज अ फ्री हैंड कर्व विच इज गोइंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो जब भी हम इसका फिर फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे, हिस्टोग्राम के बाद जब हम फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करेंगे तो हमारे ये जो ये पॉइंट्स हैं, एक तरफ हमारा ये इंक्रीजिंग साइड होएगा, दूसरी तरफ हमारा ये डिक्रीजिंग साइड होएगा, जहां पे हम ऑलमोस्ट इनके मिड पॉइंट से क्रॉस करने की कोशिश करेंगे. बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही ये कर्व
फ्रीक्वेंसी कर्व मिड पॉइंट से जाए। जैसे कि जो हमारा ये 11 to 13 वाला रेक्टेंगल आया है जिसमें हम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 17, तो वहां पे हमारा ये मिस हो जाएगा क्योंकि हम एक साइड अपवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी साइड डाउनवर्ड ड्रॉ कर रहे हैं। अब आगे चल के ना आप एक और चीज इसमें पढ़ोगे कि कितना सिमेट्रिकल है, तो उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जहां पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला कर्व राइट हैंड साइड वाले कर्व के ऑलमोस्ट इक्वल होता है वो हमारा सिमेट्रिक कर्व कहलाता है। We'll discuss various properties associated with this. अभी के लिए आपका ये हिस्टोग्राम आपको समझ आ जाना चाहिए कि अगर अनइक्वल क्लास इंटरवल्स होती है तो फिर हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। सो नाउ आई ऑल्सो, अब मैं क्या करूंगी ना, एक बार मैं आपको क्वेश्चंस डिस्प्ले कर रही हूँ जो आपके बुक के क्वेश्चंस हैं। सो ऑल्दो आई कैन मेक इट कंपल्सरी फॉर यू पीपल, हमारे 9 चैप्टर्स हैं हम लोगों के टोटल सिलेबस में, तो मैं आप लोगों को ये बोल सकती हूँ कि हमारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं, यू गाइस कैन रिलैक्स, अपना रजिस्टर वगैरह अब आप साइड में आराम से रख सकते हो, सुन लो बस। सो मैं आपको ये भी show the graph once of the question. Yeah. I had a question regarding it. वो उसमें जो 11 to 13 वाला है, it has not touched the midpoint of that part. Yes. So why is that? Because we are drawing a free hand curve wherein we are just concentrating on the upward and downward. मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जो हमने सवेरे किया था, एक मिनट रुको, जो हमने सवेरे किया था अगर हम उस बेसिस पे यहाँ पे करेंगे, क्योंकि मैं आपको बेसिक्स उसमें बता रही थी, तो हमारा कर्व एक्चुअली कैसा बनना चाहिए, ये मिड पॉइंट से यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ कनेक्ट हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये दोबारा ऊपर गया, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आके फिर इधर नीचे आया, फिर ये ऐसे गया। बट एक्चुअली हम एक ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी कर्व से एक ट्रेंड देखते हैं ना, इसीलिए सुबह मैंने आपको प्रॉपर्टीज में लिखवाया था कि हम लोग नियर अबाउट मिडल वैल्यूज पे जाने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम एक ट्रेंड देखना चाह रहे हैं, आपके ना एक्सेल, मैं आपको एक्सेल में भी अभी दिखा दूंगी, जब भी हम लाइन के थ्रू एक ट्रेंड देखते हैं तो उसमें हम ये इतने ज्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस पॉइंट्स को अवॉइड करते हुए सिर्फ जैसे इन लोगों ने एक फ्री हैंड मूवमेंट से ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ज्वाइन कर दिया है, वो एक ट्रेंड को रेफर करता है, क्योंकि हमारा वैसे तो अपवर्ड ट्रेंड ही है, बस बीच में हमारा एक ये ऐसा आ गया 11 to 13 वाला पॉइंट और ये 21 से 24 वाला पॉइंट जो डाउनवर्ड है, बट वो हमारा एज एन एक्सेप्शन है। ट्रेंड हमारा यही चल रहा है कि पहले हमारा अपवर्ड मूवमेंट है फिर डाउनवर्ड मूवमेंट है, तो ये एक लाइन ट्रेंड कहलाता है। इस वजह से जो ऐसे एक्सेप्शनल चीजें होती हैं फ्री हैंड कर्व में हम उसको अवॉइड कर देते हैं। ओके, अंडरस्टूड मैम, थैंक यू। ऑलराइट, ओके, सो मैं क्या बोल रही थी आपको, हाँ, तो मैं आपके इंटरनल्स के लिए, इंटरनल्स में देखो हमारा ऐसा होता है कि 10 एंड 5 मार्क्स का आपका होता है, तो वैसे हम 2 टेस्ट भी ले सकते हैं, इट इज योर चॉइस। द अदर ऑप्शन इज, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों का जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जो ये क्वेश्चंस हैं आफ्टर एवरी चैप्टर, वो सिर्फ 12-13 क्वेश्चन है, उससे ज्यादा है नहीं। तो जब हम, मेरा टारगेट ये होगा कि हम हर वीक में एक चैप्टर कंप्लीट कर लें, ताकि आप लोग वीकेंड पे उसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ और इजीली हमारा सिलेबस भी हो जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, रिवीजन भी हो जाए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि उसके लिए मैं आप लोगों को, अगर एक चैप्टर है और इसमें सपोज 14 क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दो और उसको 14 मार्क्स का नहीं होगा, फिर हर चैप्टर का जो असाइनमेंट है वो 1 मार्क का होएगा। तो आपके अगर 14 में से सपोज एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका मैं फिर 1 में से मार्क करूंगी, दैट विल बी 13 डिवाइडेड बाय 14 into 1। तो लास्ट में जाके जब आपके सारे असाइनमेंट, सारे चैप्टर्स के असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे, तब जाके उसकी मार्किंग आउट ऑफ 10 हो जाएगी। किसी एक चैप्टर में जिसमें क्वेश्चन ज्यादा होंगे उसको मैं 2 नंबर का कर दूंगी ताकि हमारे 10 मार्क्स हो जाए। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम टेस्ट के बेसिस पे ही चले और आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो कि आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो आई एम कंफर्टेबल विद व्हाटएवर यू वांट। इनफैक्ट मेरे लिए तो ज्यादा ही कंफर्टेबल है कि मुझे असाइनमेंट ना चेक करने पड़े, बट क्योंकि आप लोग अभी अभी स्कूल से आए हो तो आप लोगों को थोड़ा आदत है कि सर पे कुछ हो डंडा तो आप प्रैक्टिस करोगे, तो मेरे लिए दोनों चीजें कंफर्टेबल है। व्हाट डू यू गाइस वांट? डू यू वांट टू कीप 1 चैप्टर? प्लीज रिप्लाई ऑन चैट। First option is, do you want your assignment, or second option is, do you want your test? You can write 1 and 2. अभी देख लेते हैं क्या है। Okay, assignment, test, assignment, test, assignment, 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 assignment. Okay, so I think majority of the students are saying assignment. तो मैं questions आपके साथ सारे डिस्कस कर लूंगी। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगेगा ना, पहले जैसे अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करने लगी हूँ, टेस्ट, अभी टेस्ट हो गया,
गौरव, आप बार बार टेस्ट कैसे लिख सकते हो? मुझे आप लोगों के नाम भी नजर आ रहे हैं। तो आप एक ही बच्चा ऐसे 10-10 बार हाथ उठाएगा, वो काउंट थोड़ी ना किया जाएगा। गौरव, चीटिंग कर रहे हो आप। ओके ओके, सो एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग असाइनमेंट, सो लेट अस कीप असाइनमेंट कर लेना, प्रैक्टिस क्या हो गया। ऑब्वियसली अगर आपके सर पे एक डंडा रहेगा तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होएगी, तो इन टर्न आप लोगों के मार्क्स ज्यादा आएंगे टेस्ट में। और अदरवाइज अगर आप टेस्ट में अच्छे से पढ़ते हैं तो टेस्ट में भी आपके अच्छे नंबर आएंगे और उसमें भी आ जाएंगे, जो भी आप लोग। लेट अस डू वन थिंग, ऋषभ, सिंस आप लोग डिप्लोमेटिक, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव, एक ही पेपर के अंदर किसी बच्चे के फुल मार्क्स आते हैं, कोई फेल हो जाता है, तो डिप्लोमेटिक नहीं, इसको सब्जेक्टिव बोला जाता है, सब्जेक्टिव टू स्टूडेंट्स। सो ऋषभ, सिंस यू आर श्योर दैट आप इसमें रहने ही वाले हो एंड यू आर ऑल कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, ऋषभ आप मुझे बता देना जो भी आपकी क्लास को कंफर्टेबल लगे। एज इन आई एम फॉर्मली अपॉइंटिंग यू एज सीआर, अगर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। इफ एनीबडी, ऋषभ विल यू बी कंफर्टेबल विद दिस? अगर क्लास से एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन है जिसका क्लास का डिसीजन लेना है, क्या आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे? ऑल राइट ऋषभ, तो फिर आप लोग आराम से डिस्कस करके मुझे बता देना। मैं एक बार ये क्वेश्चंस, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिर्फ नॉर्मल डिस्कस कर रहे हैं। अगर टाइम एक्स्ट्रा एक्सीड हो जाता है, 2 अटेंडेंस दे दूंगी, आई विल गिव यू 2 अटेंडेंस। कैन वी एक्सीड सम टाइम? सिंस मैंने 4:30 बोला था, तो मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहती। Okay. All right. So we'll just quickly go through the questions and see if you will be able to solve. First says, in the entrance examination of Delhi School of Economics, 25 students who were selected got these marks. तो हमें marks given है and we need to present the performance of these students in the form of a frequency table. अभी फटाफट बस चैट पे रिप्लाई कर दो, कर लोगे ना? और एक बच्चा एक ही रिप्लाई करे, बार बार ऐसे मत करो। ये क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन, सिंपल, just write why, I'll understand. Okay, next question now. A farm management report for West Bengal in the year, for a particular year, is stated that in the district of Hooghly, their sample showed that out of 800.5 acres cultivated, 74.3 acres were in farm of size between 0.01 and 1.25 acres. तो आपको क्लास इंटरवल गिवन है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये सारा डाटा आपको, ये डाटा गिवन है यहाँ पे कि किससे कितने साइज के बीच में हमारा क्या डाटा एग्जिस्ट करता है, कितना कल्टीवेटेड एरिया है। क्वेश्चन बोल रहा है, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल along with the percentage of area lying in each class. तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालोगे, फिर देखोगे कि वो फ्रीक्वेंसी का हमारा कितना परसेंटेज उस क्लास इंटरवल में लाई करता है। सो वुड यू कॉल दिस, ऐसा हम करेंगे तो क्या ये फ्रीक्वेंसी टेबल होगा? LB, व्हाट इज LB? इतना शॉर्ट फॉर्म मुझे समझ नहीं आता गौरव, LB क्या होता है? व्हाट इज LB गौरव? लेंथ इनटू ब्रेथ। Yes, percentage of area lying in each class, right? Length into breadth, great. So हो जाएगा ना ये आप लोगों से? सेकंड क्वेश्चन भी हो जाएगा। Yes, great. Nayan and Diya is replying. So Nayan, I would appreciate अगर आप भी थोड़ा confirm कर दो कि हो जाएंगे ना, because you are not from stats background. Yes, all right. Now third says, the same farm management report of problem 2 जो ऊपर हमने discuss किया, stated that they found 87 farms between 0.01 and 1.25 acres, 75 between 1.26 and 2.5, ये सब given है हमको। Then they are saying, अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना वर्ड सैंपल यूज किया है, सैंपल ऑफ 300 फार्म्स इन 32 विलेजेस, present the data in the form of a frequency table, comment on the difference between this table and the table of problem 2। तो एक तो फ्रीक्वेंसी टेबल आपका ऊपर बना है सेकंड क्वेश्चन में, एक फ्रीक्वेंसी टेबल आपका थर्ड क्वेश्चन में बना है। अब ये बोल रहे हैं डिफरेंस बताओगे क्या है, तो क्या चीज यूज करोगे आप डिफरेंस बताने के लिए? हमने यूज किया था ना जब मैंने कहा था रिलेटिव यूज करेंगे, इसमें रिलेटिव टर्म से हमने एक चीज की है, अपने नोट्स फ्लिप करके देखो नजर आ जाएगी। क्या यूज करोगे? लेट्स सी यू आंसर्स फर्स्ट। व्हाट विल यू फाइंड आउट? हाउ विल यू फाइंड आउट द डिफरेंस?
मैंने कहा था इसका कोई बेंचमार्क नहीं होता, सिर्फ लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू हम रिलेटिव टर्म्स में दो चीजें कंपेयर करते हैं जब यूज बोलते हैं। क्या चीज थी वो? वेट गौरव, कल तो कराया है। वेटिंग। अरे मैम रेंज। यस, रेंज। सो रेंज इज दैट थिंग। पार्थ आप एरर कैसे बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। रेंज है कि हमारा ऊपर वाले में क्या रेंज होगा और सेकंड वाले में क्या रेंज होगा, इसके बेसिस पे आप डिफरेंस कैसे बता पाओगे कि हम लोगों का एक्चुअली कितना वेरिएशन एग्जिस्ट हो रहा है। और अगर हमारा ये डाटा ऐसा है, जैसे ऊपर भी 0.1 एंड 1.25 दिया हुआ है, तो इसमें अगर हमें एरर, पार्थ अगर आप एरर उस तरीके से बोल रहे हो कि सेम डाटा है और इसके अंदर हम एरर निकाल सकते हैं कि कैलकुलेट करते टाइम हमसे क्या एरर हो गई है, तो आप वो एरर भी निकाल सकते हो, ओवर एस्टिमेट हुआ है या अंडर एस्टिमेट हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि जब आप फाइनली अपना टेबल फ्रेम करते हो और ये डाटा क्या बोलता है। सो यू कैन यूज रेंज अगर हमें वेरिएशन बताना है, डाटा में वेरिएशन कितना है। एंड क्योंकि इन्होंने डिफरेंसेस के बारे में भी बात की है, तो हम एरर भी बता सकते हैं अगर हमारा डाटा सेम क्लास के बारे में बात कर रहा है, सेम एरिया के बारे में बात कर रहा है तो। सो आई होप सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी फाइन टू ऑल. Now fourth question says a manufacturing firm reports that there are 1,000 employees of whom in the last year 13 were absent for 70 days. Again ये आपको डाटा गिवन है, आपको टेबल बनाना है और क्वेश्चन क्या बोल रहा है लास्ट में, प्रेजेंट द डाटा इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी टेबल. बना लोगे? हमें एक्स गिवन है, वेरिएबल है हमारा यहाँ पे कि कौन कितने दिन के लिए छुट्टी पे था, एब्सेंट, और हमारा कितने एम्प्लॉय, सिर्फ फ्रीक्वेंसी टेबल नॉर्मल बनाना है. वेरिएबल गिवन है एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है, फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोगों को बनाना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑन 50 completely irrigated holding growing rice in Punjab was as follows. class intensity percentage terms में हमें given है, frequency given है हम लोगों को, और हमें histogram बनाना है. इसमें हमारा 25 का हम लोगों का क्लास इंटरवल है, सिंपली प्लॉट करना है, रेक्टेंगल्स बनाने हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसके अंदर, तो सिंपल हिस्टोग्राम है, ये हो जाएगा ना. तो मैं ये क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आप लोग असाइनमेंट के लिए कमिट कर रहे हो तो देख लो कि इतना काम आपको करना पड़ेगा, कहीं जोश में असाइनमेंट बोल दे, अभी तो नया नया सब्जेक्ट है, अच्छा लग रहा है, हलवा है, बाद में मे बी रियलाइज हो. एनीवेज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ अ सैंपल ऑफ 280 कंपनीज द इन्वेंट्री सेल्स रेशियो वाज फाउंड एज फॉलोज. तो हमें इन्वेंट्री सेल्स रेशियो गिवन है और इसमें हम लोगों का नंबर ऑफ कंपनीज गिवन है, हमें हिस्टोग्राम बनाना है, सिंपल हिस्टोग्राम. वो ये है कि देख लेना क्लास इंटरवल सेम है, ज्यादा है, 5 का क्लास इंटरवल है, 4.9 का क्लास इंटरवल है, तो आप एक बार वो देख लेना, यहाँ पे क्लास इंटरवल वैसे 0.1 के अंदर अपना एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट यूज करना है या नहीं करना है, यू कैन सी दैट. ओके, सो नेक्स्ट इज या ड्रॉ द हिस्टोग्राम विद द फ्रीक्वेंसी टेबल दैट यू हैव कंस्ट्रक्टेड. तो हमने जो थर्ड टेबल डिस्कस किया है लैंड वाला, उसके बेसिस पे हिस्टोग्राम, फिर हमने जो फोर्थ प्रॉब्लम डिस्कस की है उसके बेसिस पे हिस्टोग्राम, एंड देन दे आर सेइंग frequency distribution of 83 public sector units capacity utilization was as follows and we need to draw the histogram over here. सब हिस्टोग्राम का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा आप लोगों का. फिर आता है हमारे frequency polygons, curves and ogives. Now they are saying that this is the data, gross income हम लोगों को given है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारी नंबर ऑफ होल्डिंग्स गिवन है, और क्वेश्चन हमको बोल रहा है दैट ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन करने के लिए हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन फ्रीक्वेंसी कर्व, अ स्मूथ फ्री हैंड फ्रीक्वेंसी कर्व, देन फाइंड, सी दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट नाउ जहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, फाइंड द लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसीज एंड ड्रॉ द लेस देन टाइप ऑजिव. सिर्फ इतना ही नहीं करना, लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी भी बनानी है. एंड डेडलाइन कब तक है दीपशिका? मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग ओवर द वीकेंड करके दे दो,
बाकी आप एक हफ्ता और लेना चाहते हो तो मुझे प्रॉब्लम, जो कुछ क्लास डिसाइड करेगा। सी, मैं आपको कभी भी असाइनमेंट की डेडलाइन नहीं देती हूँ और मैं कभी भी आपको टेस्ट की डेडलाइन नहीं देती हूँ। क्लास अपने हिसाब से डिसाइड करके बता दे, जो सीआर है वो डिसाइड कर ले, डिस्कस कर ले कि आप लोग कब तक असाइनमेंट सबमिट करोगे या फिर आपको कब टेस्ट देना है। मुझे प्रॉब्लम नहीं, ऑनलाइन दोगे ना बच्चे, सब होता है, ऑनलाइन अपलोड हो जाता है, मेल हो जाता है, पीडीएफ में कन्वर्ट, ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम, ये तो इंटरनल है। तो सब, मैं कभी भी आप लोगों को कोई डेट नहीं बताऊंगी अनटिल एंड अनलेस जब मुझे मार्क्स अपलोड करने सेमेस्टर के लास्ट डे पे, जब तक आप लोगों ने मुझे डेट नहीं बताई, क्योंकि फिर मैं बताऊंगी। अदरवाइज व्हाटएवर यू गाइस वांट, whichever day, whichever time, whichever date, I am fine with everything. Okay, so next question is, a survey shows that for 120 countries the frequency distribution is given for the military expenditure as percentage of GNP. For the people who don't know what is GNP, science background students, this is gross national product. In depth जाने की जरूरत नहीं है, आपको डाटा गिवन है और आपको draw the histogram and the frequency curve, also find out the median. अब हम सबको पता है मीडियम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, with the help of greater than and less than type ogives, जहां पे भी हम लोगों का इंटरसेक्शन होएगा वो हमारा मीडियन होएगा। तो सिंपल, अब वी आर कंफर्टेबल विद ऑल दीज टर्म्स, आई होप दिस शुड बी फाइन विद ऑल। बस इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका फ्रीक्वेंसी कर्व अच्छे से ड्रॉ होना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रॉ करते टाइम प्रॉब्लम हो गया तो फिर आपका मीडियम नहीं निकलेगा, वो गलत निकलेगा। Okay, now this is, I think, third last question. इसमें भी हमें 120 countries का frequency distribution given है in terms of GNP per capita. Draw the histogram, less than type, more than type of ogives. Yeah, you can make on graph, Gaurav. उससे आपका answers perfect आते हैं, practice हो जाता है. And third question is, what are the considerations involved in the construction of a frequency distribution? Frequency distribution draw करते time हमें क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए, ये theory हमने discuss की है. Next question says, if the class midpoints in a frequency distribution they are given, class midpoints given है of weights of a group of person. हमें इस class midpoint से, जो आप लोगों का थोड़ा बहुत extra knowledge होएगा वो यहाँ पे होएगा, अब इस class midpoint से हमको size of class interval निकालना है, क्लास की बाउंड्री निकालनी है, एंड द क्लास बाउंड्रीज assuming that the weights are measured to the nearest pound. So this is something I would like to see कि आप ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो। बाकी क्वेश्चंस तो इजीली हो जाएंगे, ये क्वेश्चन में भी कुछ खास वो नहीं है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉलेज है जो हमने डिस्कस किया है। तो एक बार ये बी पार्ट अपने आप से देखना कैसे होएगा, आई वांट टू सी कैसे आप लोग करते हो बी पार्ट। अदरवाइज आई थिंक ऑल अदर क्वेश्चंस आर फाइन। अब मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन, मैम व्हाइल डूइंग दिस, नो दीपशिका, दिस इज एन असाइनमेंट, यू कैन डिस्कस अमंग, एक दूसरे के साथ आप लोग डिस्कस करो। कॉलेज इज ऑल अबाउट टीम बिल्डिंग ऑल्सो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करो एंड जस्ट गिव मी योर असाइनमेंट्स। उस असाइनमेंट के बाद जब सब लोग असाइनमेंट सबमिट कर देंगे, फिर अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है, देन वी विल टेक अप दैट क्वेश्चन एंड वी विल डिस्कस द डाउट। But assignment is for you people to discuss with each other, to talk with each other, to एक दूसरे को समझाओ, हेल्प करो, ताकि हम थोड़ा टीम बिल्डिंग स्पिरिट भी डेवलप कर सके। So I'm stopping my sharing of screen from here and I will share from my laptop so that मैं आप लोगों को लास्ट टाइम के क्वेश्चंस भी दिखा सकूं जो आए थे, and you will see what type of questions generally come in the exam. I hope my laptop screen is visible. So now अगर आप कुछ बोलोगे तब मुझे, अच्छा मैं यहाँ से मैसेज देख लेती हूँ आप लोगों के। Yes, so now I'll see your messages from here. So these are the types of questions that generally come. As you can see in this part B of the diagram, ऊपर नीचे मत देखना, जब वो टॉपिक आएगा, जब वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। अभी ये देख लो, तो इसमें दिया है आप लोगों को द डाटा ऑफ द साइज ऑफ हाउस प्लॉट एंड द नंबर ऑफ हाउसेज इन अ कॉलोनी इज गिवन। तो आपको प्लॉट साइज दिया है और नंबर ऑफ हाउसेज दिए हैं, तो ये 10 to 20, 20 to 50, 50 to 100, 100 to 200, ये सारे हमारे प्लॉट साइज हैं और हमें नंबर ऑफ हाउसेज गिवन है। अब हमको यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी, सॉरी, हमारा क्लास इंटरवल का विड्थ सेम नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द डाटा एंड मार्क द पोजीशन ऑफ द मोड। तो अभी आप मोड पे फोकस मत करो, अभी आप सिर्फ इस चीज पे फोकस करो कि हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो क्या आप लोग इस डाटा का हिस्टोग्राम ड्रॉ कर पाओगे? प्लीज मैसेज विद yes if you can, yes or y whatever. all right ऋषभ, ओके। तनय, मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सेंड कर दूंगी,
I'll share, don't worry. All right. So इसके आगे जो स्क्वीनेस है वो स्क्वीनेस भी अभी आपका नेक्स्ट यूनिट में आएगा, तो अभी आप वो छोड़ो, अभी सिर्फ हिस्टोग्राम की बात थी. एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ. वेट, सो yeah. So here you see the data. Now use the table provided to calculate the proportion of the data that lies between 60 and 160. तो आपको अब 60 to 160 आप कैसे देखोगे? हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, ठीक है. ये आप देखो कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है. तो आपको इसमें डाटा निकालना है जो 60 to 160 के बीच में हो. तो आपको कुछ माइनस प्लस ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि जो आपका ये डाटा है 60 to 160 वाला, ये वाली चीजें आप कंसीडर करो. तो पहले आपको, यस गौरव, पहले हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी और उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी का क्लास इंटरवल में, इन 3 क्लास इंटरवल में कितनी फ्रीक्वेंसी है हमें वो देखना पड़ेगा. राइट राइट गौरव. सो हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, डायरेक्ट उठा के नहीं आएंगे आपकी बुक से, जैसे एनसीईआरटी आरडी शर्मा से आते हैं. यहाँ पे मैं डिमीन नहीं कर रही हूँ एनसीईआरटी को, हम सबने वही पढ़ी है, बट जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनको सिर्फ थोड़ा मैं और वो कर रही हूँ कि ऐसा मत एक्सपेक्ट करना डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे. नॉलेज होगे तो सॉल्व कर पाओगे. Okay, next part says the maximum value for the lowest 30% of the data values. तो lowest 30% of the data value, तो उसमें हमारी maximum value कौन सी है? जो हमारा lowest 30% of the data values. तो ये 2 questions भी मैं आप लोगों के साथ share कर दूंगी and you can see how we can solve these questions. Now I'm stopping the screen. Yeah. Okay. Any doubt, anything that you want to know, anything? I'll just take attendance. If you want to know anything, you can message. मैं फटाफट आप लोगों